हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास हम लोग साउंड बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। साउंड का एक एक पार्ट हम लोग ने 2 क्लास में जो है क्वेश्चन थ्योरी करी थी, बहुत अच्छे से समझा था साउंड के बारे में आप। और तीसरी क्लास जो हुई है उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास जो है जैसे लगभग 45 मिनट से ऊपर जाती है, कोई भी क्लास हो रही है। इस समय फिजिक्स में ज़्यादातर लंबी क्लासें मिल रही हैं, 45 मिनट 55 मिनट की ऐसे मिल रही हैं। तो आप लोग सभी लोग जो लोग क्लास देख रहे हो तो वो कमेंट करना कि क्लास बड़ी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक घंटे से बड़ी तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर 1 घंटे भी बड़ी लग रही है तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि कुछ पेपर लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपका कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा बड़ी क्लासेस डाल रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन काफ़ी इससे फंसते हैं, ठीक है। और वो चैप्टर कौन सा है? वो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? विद्युत कहते हैं, ठीक है। बहुत आराम से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर और बड़ा टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मेरा समझाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपको समझ में आने चाहिए, आपको फैक्ट मालूम होने चाहिए और आपका पेपर निकल जाए, दैट्स इट, ठीक है। आप यहाँ पर पीएचडी करने बैठे नहीं हो, ना ही आप जो है पॉलिटेक्निक करने बैठे हो कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें बता दूँ, क्लियर है। वो चीज़ वो अलग की बात है, वो आप करते रहना, बाद में सिलेक्शन ले लो, उसके बाद में करते रहना, ठीक है। मेरा मेन मकसद होता है कि आपका पेपर निकल जाए, दैट्स इट। मैंने कई बार बताया मैं बहुत बड़ा कोई टीचर नहीं, ठीक है। मैं बस इतना है कि आपका मार्गदर्शक बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें कर लो, ताकि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगी, क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो है, सबसे पहले जो है हम लोग कुछ बातें समझते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग प्रवेश करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है, देखो दो बातें समझो। जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो ये क्या है, एक बीकर है, ठीक है। एक बीकर है और इस बीकर में क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या बना है? पानी भरा हुआ है। समझ में आया? बहुत ध्यान से समझना है, एक एक बातें अच्छे से समझते हैं। एक बीकर है और ये पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है। एक दूसरा बीकर है, ठीक है, एक दूसरा बीकर है, ऐसे करके, या तो समझो ऐसे समझो, एक बीकर है और ये बीकर क्या है? इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। क्या भरा है? पानी भरा हुआ है, ठीक। अब क्या हुआ? तो जब पानी भरा हुआ है तो पानी के मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे, हाइड्रोजन के होंगे और ऑक्सीजन के होंगे, समझ रहे हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इसमें मॉलिक्यूल होंगे, क्लियर है। अब हुआ क्या कि तो अभी तक तो मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है, मूव नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्टिल है, क्योंकि बीकर क्या है? बिल्कुल शांत रखा हुआ है, ठीक। लेकिन अगर जैसे ही ये पानी क्या हो, ये पानी एकदम से ऐसे आप गिराने लगो, ठीक है, पानी गिराने लगो, बीकर से नहीं, अभी मान के चलो बहुत बड़ा जो झरना है, मान लो बहुत बड़ा झरना है नहीं, झरने डैम के द्वारा, डैम है, बांध है कोई, और बांध से पानी गिर रहा है। तो जब ये बांध से पानी जब गिरता है, जब ये बांध से जो है पानी जब ये गिर रहा है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर क्या होता है? टरबाइन लगाया जाता है, जिससे क्या बनता है? जिससे क्या बनता है? ऊर्जा बनती। कौन सी ऊर्जा बनती? विद्युत बनती है। क्या बनती है? विद्युत, ठीक है। माने का अब चूंकि पानी गिर रहा है, पानी के देखो, पानी के जो अणु हैं, एटम्स हैं, वो अभी स्टिल थे, लेकिन जैसे ही ये मूव करने लगे, जैसे ही ये मूव करने लगे तो क्या बन गई? विद्युत बन गई, इलेक्ट्रिसिटी बन गई। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? पानी से आई तो वाटर करंट बन गया। क्या बन गया? ये वाटर करंट बन गया। समझ में आया? ये वाटर करंट बन गया, क्यों? पानी से गिर रहा है, क्लियर है। अब दूसरे कंडीशन देखो। दूसरा कंडीशन ये है कि मान लो क्या है, मान लो एक तार है, ठीक है, एक ये मान लो तार है, या कोई भी चीज मान लो, तार मान लो, ठीक है। अब तार के अंदर क्या होगा भाई? इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन, अभी तार बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये बिल्कुल स्टिल पोजीशन में है, ठीक है, बिल्कुल स्टिल माने शांत पोजीशन में है। तो शांत जब पोजीशन में इस इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं इसमें,
तो इसमें क्या है, इसमें चार्ज है, इसमें क्या है, इसमें चार्ज भरा हुआ, आवेश भरा हुआ है, ठीक है। और जो चार्ज है ना, ये चार्ज, इसकी खोज किसने करी है, पहली बात ये क्या है, ये चार्ज है, ये आवेश है, ठीक है, ये चार्ज है, ये आवेश है। इस चार्ज जो आवेश है इसकी खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत काबिल इंसान है, फ्रैंकलिन, ठीक है, बहुत काबिल इंसान है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार्ज की खोज करी। इन्होंने बताया कि ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, अच्छा अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अंदर प्रोटॉन भी है। क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन भी है ना, और अंदर प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनस चार्ज होता है, माने इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होता है, इसके प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही, जब तक इलेक्ट्रॉन भरे थे तब तक तो इसके अंदर चार्ज था, ठीक है, चार्ज था। लेकिन जैसे ही ये चार्ज जो है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे, मूव करने लगे, ऐसे मूव करने लगे, तो यही क्या बन गई, ये चार्ज क्या बन गया, धारा बन गई। धारा माने करंट बन गया, समझ में आया, मतलब ये करंट बन गया। तो करंट कब बनता है, जब इस करंट को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, माने पर यूनिट टाइम में जो है जब चार्ज क्या है, चार्ज बढ़े, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग धारा I बराबर, माने करंट बराबर Q/T। I बराबर यही तो होता है, यही तो फॉर्मूला होता है इसका। करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो हमने जो बात बताई वही चीज है, करंट बराबर Q माने चार्ज का फ्लो हो रहा है, कब, प्रति सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है, पक्का समझ में आया। तो अच्छा, ये जो होता है चार्ज जो होता है, इसको हम लोग कूलॉम्ब में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, कूलॉम्ब में, ठीक है, कूलॉम्ब में मेजर करते हैं चार्ज को हमेशा याद रखना, कूलॉम्ब में। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार एग्जाम पूछे जाती हैं। चार्ज को हम लोग कूलॉम्ब में मेजर करते हैं, और जो करंट होता है इसको हम लोग एम्पेयर में मेजर करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग किस में करेंगे, एम्पेयर में मेजर करते हैं। क्लियर है, चलो आगे समझते हैं। तो ये तो हमारी चार्ज की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, चार्ज क्या है, चार्ज आप लोग देखे होंगे, स्टैटिक करंट भी होता है ना, स्टैटिक करंट या मतलब चार्ज क्या होता है, स्टैटिक करंट आपने देखा होगा बचपन में, सब बहुत सारी क्रियाएं करी होंगी, है ना। क्लास में क्या करते होगे कि स्केल लेते होगे, ऐसे ऐसे रब करते होगे अपने बालों में, है ना, बालों में, और कागज को टुकड़े रखते होगे, उसको ऐसे करते होगे तो तुरंत चिपक जाता होगा, तुरंत क्या होता था, चिपक जाता था। तो हमेशा याद रखना, क्या ये क्या हो जाता था, ये स्टैटिक करंट है। स्टैटिक माने रुका हुआ, यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर चार्ज की वजह से। क्लियर है, आपने देखा होगा सर्दियों में ज़्यादातर ऐसा होता है, कंबल अंबल ओढ़ो या कंबल निकालो, जब कंबल हटाओ या स्वेटर निकालो तो बड़ी तेज चट 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 आवाज़ होती है। वो क्या है, वो चार्ज पैदा हो जाता है, आवेश पैदा हो जाता है, उसकी वजह से वो करंट लगता है। क्लियर है, चलो इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं और, ठीक है। तो चार्ज हम लोग ने देखा कि ये चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ये कितना होता है, ठीक है, या प्रोटॉन जो होते हैं, ये प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है। तो भाई आप बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज, देखो चार्ज सेम होता है, बस खाली पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है, बस इसी का अंतर होता है। क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, तो माइनस है, ठीक है, तो क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब, ठीक है, माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। क्लियर है, तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना होगा। अगर क्वेश्चन बोला जाए कि बताओ कि उसमें घड़ी की दिशा में या ईस्ट की तरफ 10 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है, तो बताओ इसके अंदर चार्ज कितना हुआ, तो इंटू कर दो, ठीक है, इंटू कर दो, आ जाएगा। समझ में, चार्ज जो है हमेशा करंट जो है, करंट याद रखना, तभी करंट चलेगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, स्टार लगा के लिख लेना, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे, ठीक है, जब मूव करेंगे तभी करंट मूव करेगा, तभी करंट मूव करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मान लो इधर चल रहे हैं तो हमेशा करंट उसके जस्ट अपोजिट चलता है। समझ में आया? कभी अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब देखो घुमा घुमा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि बताओ अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ईस्ट से वेस्ट हो रहा है तो बताओ जो धारा है, जो करंट है, उसका फ्लो किधर होगा? वेस्ट से ईस्ट होगा। क्लियर है? हमेशा अपोजिट होता है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, ठीक है, इसको मिटालते हैं। ये सब लिखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग धीरे 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 इसमें आगे चलते रहते हैं, ठीक। चलो तो अब आगे देखते हैं। आगे जो होता है, या अब एक चीज और आपने देखा होगा, ये तो मैथ्स का भी रूल होता है या फिजिक्स में क्या है कि हमेशा जब भी पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है, हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे कोई चीज, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तब भी रिपेल माने क्या, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, दूर भागेंगे, ठीक है, दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएं तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा। और अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा। क्लियर है? इतनी बातें आ गई इतनी बातें आ गई। इसके बाद में अब और आगे समझते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लो, एक बात और समझो कि जो हमारे जो ये वो करंट है, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो करंट है, जब भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जब भी करंट मान लो इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जब करंट फ्लो करता है तो करंट जब, अच्छा, ज़्यादा हाई क्वालिटी का करंट जो है, मतलब हाई वोल्टेज का करंट जब प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो हमेशा याद रखना करंट के साथ में मैग्नेटिज्म भी मतलब चुंबकीय धारा भी, मैग्नेटिक करंट भी प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? जब करंट प्रोड्यूस होगा, मान लो क्या है, करंट बहुत तेज जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, करंट मान लो एकदम से जा रहा है तो क्या होगा, उसके बीच में चुंबकीय धारा, अगर कोई भी चीज आप रख दोगे तो वो चिपक जाएगी, वो चिपक जाएगी, चुंबकीय धारा प्रोड्यूस होती है। पहली बात। उल्टा देखो कि जब दो मैग्नेट लगा दो, जब मैग्नेट लगा दो, उसको घुमा दो, खूब तेज घुमा दो, तो क्या होगा, तो उससे विद्युत प्रोड्यूस होती है। जैसे जनरेटर में क्या होता है, जब, और इसकी खोज किसने करी है कि चुंबक को जो है घुमा दो, कोई चुंबक है, मैग्नेट है, उसको दो मैग्नेट रख दो, उसके बीच में जो है ऐसे घुमा दो खूब तेज, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कहता है, फैराडे कहते हैं, ठीक है, फैराडे कहते हैं, फैराड ने इसकी खोज करी है, ठीक है। चुंबक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट से विद्युत धारा की प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? चलो आगे समझो, ठीक है। आगे समझते हैं, जो हम लोगों ने करंट देखा, ठीक है, करंट तो भैया बन गया, ठीक है। हमने कहा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हुए तो क्या बन गया, करंट बन गया, ठीक है, करंट बन गया। अच्छा, दो तीन बातें एक समझो, उसके बाद में हम लोग और चलते हैं। देखो, एक चीज होता है, एक टर्म होता है वोल्टेज, ठीक है, एक टर्म होता है वोल्टेज। ये वोल्टेज क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ये वोल्टेज क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना। देखो, वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज और करंट दो शब्द हैं, वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट, बहुत ध्यान से समझना ये क्या है, इनका रिलेशन क्या है। देखो, मैंने अभी बताया क्या कि जैसे मान लो ये क्या है, ये तार है, अभी तक स्टैटिक था तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है, ठीक। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर प्रोड्यूस होने, इधर जाने, मान लो स्टैटिक थे अभी, ठीक, स्टैटिक थे, तो स्टैटिक हैं, इसको आगे ले जाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा, कोई फोर्स की जरूरत होती है या कोई प्रेशर की जरूरत होती है, दाब की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये आगे जाएंगे, ठीक है। तो वो दाब ही कहलाता है क्या, वो प्रेशर ही कहलाता है क्या, वोल्टेज। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, उस डायग्राम से समझो, ठीक है। डायग्राम क्या है, मान लो क्या है, ये एक क्या है, ये टोटी है, मान लो क्या है ये, ठीक है, ये टोटी है,
ठीक, पानी की टोटी, बहुत ध्यान से समझना, पानी की टोटी है। ये जो पानी की टोटी का जो कंट्रोलर होता है, ये कंट्रोलर, इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज, इसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। और इससे जो पानी निकल रहा है ये क्या है, करंट। करंट ध्यान से समझना, इससे लिंक कर रहा हूं, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब हम लोग पानी की टोटी से, ऐसे ये पानी की टोटी है, ठीक। अब देखो जब हम लोग क्या है, जब ये पानी की टोटी खोलेंगे तो क्या होगा, पानी बड़ी तेज आएगा ना। उसी प्रकार से करंट में देखो कि जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, करंट बड़ी तेज दौड़ता है, ठीक है। जब वोल्टेज बढ़ाते हैं, जब वोल्टेज खोलते हैं तो क्या होगा, करंट बड़ी तेज दौड़ेगा। और क्या होता है, करंट, इसी को हम लोग प्रेशर कह रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट, ठीक है। करंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वोल्टेज के, या करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वोल्टेज के, या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट के। समझ में आया, ठीक है। मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी जो है बढ़ेगा। समझ में आया, क्लियर है। अब समझ में आया कि वोल्टेज और करंट क्या है, ठीक। अच्छा, ये जो करंट है, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है हमारे भारत में कितना वोल्टेज आता है, ठीक है। हमारे यहाँ वोल्टेज जो आता है वो कितना आता है, 220 से 240 वोल्ट, ठीक है। कितना आता है, 220 से 240 वोल्ट का ये करंट आता है, ठीक है। वोल्टेज आता है 220 से 240, ठीक है। ये आता है, ठीक है, ये आता है, इसी को याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, है ना। अगर ऐसे होने लगे तो सब एक दूसरे को छू के भैया करंट बना ले, ठीक। घर में बिजली लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को छू ले, वहाँ एकदम से करंट आ गया, एकदम से, बिल्कुल है। जैसे उसमें नहीं है, भाभी जी घर में आई लाइक इट, उसको करंट जैसे लगता है तो बहुत खुश हो जाता है वो, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे नहीं, लगे 220-240 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है। 220 से लेकर 240 ये हमारे यहाँ वोल्टेज है। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, मैंने आपको पिछले एक चैप्टर में पढ़ाया है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ कितनी है, 50 हर्ट्ज की, ठीक है। हमारे यहाँ के मतलब क्या है, हमारे भारत में ये जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की होती है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, ठीक है। 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है। अच्छी कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका हो गया, जैसे रूस हो गया, जैसे चाइना हो गया, यहाँ पर 60 हर्ट्ज की होती हैं, ठीक है। 60 हर्ट्ज की, अपने यहाँ 50 हर्ट्ज की हैं, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज माने क्या, कि माने एक पूरी कंप्लीट जब करती है तो इसको एक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक सेकंड में 50 बार ऐसे करे तो उसको क्या कहते हैं, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलती है। और वोल्टेज कितना मिलता है, वोल्टेज मिलता है 220 से 240 वोल्ट, ना कि लगे 440 वोल्ट। समझ रहे हो, लगे 440 वोल्ट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग ने करंट समझा, ठीक है। अब करंट समझा तो करंट को हम लोग जो है, करंट आता है कितने वोल्ट का आता है, 220 से 240। फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज। तो जो करंट है ना, ये करंट हमारे यहाँ दो तरीके का करंट होता है। कैसा होता है, एक होता है एसी माने एयर कंडीशन नहीं, अल्टरनेटिव करंट लिखी दें, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट होता है। और एक होता है, ठीक है, डीसी, डायरेक्ट करंट। एक होता है अल्टरनेटिव करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसको हम लोग डीसी बोलते हैं, इसको हम लोग एसी बोलते हैं, ठीक है। एसी डीसी समझो, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है। कहते हैं एसी और डीसी क्या है। देखो, अल्टरनेट करंट वो करंट होता है जो क्या हो, जिसका वोल्टेज क्या करे, वोल्टेज जो है, इसी वजह से मैंने वोल्टेज पहले पढ़ाया, जिसका वोल्टेज क्या हुआ, अप डाउन होता रहे, माने फ्लक्चुएट होता रहे, ठीक है।
ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट करंट। समझ रहे हो, जिसको हम लोग, लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है, ऐसे देखो, ऐसे डायग्राम से समझो और अच्छा समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने अभी फ्रीक्वेंसी बताया, तो अल्टरनेट जो करंट होता है कुछ इस प्रकार से ही चलता है, कुछ इस प्रकार से ही चलता है। माने इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो होती है, अल्टरनेट करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी, ये देखिए फ्रीक्वेंसी है। तो क्या हो रहा है कि इसका वोल्टेज बिल्कुल हाई पर भी जा रहा है और इसका वोल्टेज बिल्कुल लो पर भी जा रहा है, नेगेटिव पर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। समझ में आया। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसका वोल्टेज क्या होता है, बिल्कुल स्टैटिक है और हाई ही रहता है। इसका वोल्टेज क्या होता है, बिल्कुल स्टैटिक और बिल्कुल हाई रहता है। अब इधर इसका वोल्टेज देखो, इसका वोल्टेज क्या हुआ, एकदम से बढ़ा भी और घटा भी। यही कारण है कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है ये कम खतरनाक होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट जो होता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है और अल्टरनेटिव करंट कम खतरनाक होता है। ठीक है, अभी ऐसे समझ लो, अभी एक तरीके समझा देंगे। ठीक, क्यों कम खतरनाक होता है भाई, सिंपल सी बात है। देखो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अभी हमने बताया कि जब पानी की टोटी खोले तो करंट बड़ी भरभरा के निकलेगा। ठीक, करंट बहुत तेज निकलेगा। तो जैसे वोल्टेज बढ़ाया तो क्या होगा, करंट बहुत तेज निकलेगा। ठीक, तो वोल्टेज जब हाई रहेगा तो करंट बहुत तेज, मतलब करंट बहुत तेज लगने की संभावना है। क्लियर है। अगर वोल्टेज कम है तो क्या होगा, करंट कम लगेगा। या नील है तो होता क्या है इसमें, आप देखो इसमें मान लो एसी है। ठीक है, एसी डिवाइसेस हैं। आपने एसी डिवाइसेस को पकड़ा, ऐसे मान लो करंट उसमें आ रहा था, आपने उसको छुआ तो होता क्या है, 50 हर्ट्ज से जा रही फ्रीक्वेंसी से, तो क्या हुआ, बहुत जल्दी जा रही है। मतलब ऐसे ऐसे करके भाई सेकंड में 50 हर्ट्ज करना आप समझ सकते हो कितनी जल्दी होगा। तो जैसे ही आपने मान लो कोई तार था, तार को छुआ तो क्या हुआ, इस तार में क्या हो रहा है, तार में एकदम से हाई वोल्टेज लो मिनिमम हुआ। तो क्या हुआ, जैसे हाई वोल्टेज हुआ तुमको करंट मारा और जैसे ही ये लो आया तुरंत आपको छोड़ भी दिया। तो बड़ी तेज तुरंत फेंकेगा तुमको। ठीक है, बड़ी तेज तुमको फेंक देगा तो करंट लगा, लेकिन फेंक दिया, बच जाओगे। समझ रहे हो, बच जाओगे। लेकिन यहां देखो, यहां क्या है, यहां वोल्टेज बिल्कुल हाई है, पकड़ लेगा तो क्या है, बिल्कुल इतनी जबरदस्त करंट मारेगा कि पता बचना ही मुश्किल है। समझ में आए। तो इस वजह से डायरेक्ट करंट जो है, क्या, डायरेक्ट करंट ज़्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, हमारे घर में जो अप्लायंसेस यूज़ होते हैं वो डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट वाली इस्तेमाल होते हैं। हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो भी अल्टरनेट करंट आता है। क्लियर है। अच्छा, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अल्टरनेट करंट जो है ज़्यादा कम खतरनाक है और डायरेक्ट करंट ज़्यादा खतरनाक। अब इसको समझने के लिए, ठीक है, याद करने के लिए, एग्जाम में आ गया, पता चला भूल गए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे आपको याद हो जाओगे। ठीक, मान लो क्या है, आप ही हो, अपने एग्जाम्पल ले लो। ठीक, बढ़िया घूमने मार, हाथ में हाथ डाल के, कोरोना खत्म हो गया, बढ़िया जा रहे हो मॉल में मूवी देखने। ठीक, आप क्या समझते हो, घर वाले जानते नहीं, घर वाले एक एक बात जानते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, कि कहीं और जा रहे हो, सब जानते हैं। घर वालों ने फील्डिंग सबसे पहले से लगा रखी है। ठीक, सबसे बता रखा अपने दोस्तों से, अपने यारों से। ठीक है, और तुम्हारे ही दोस्तों से बता रखा है कि भैया बताना जरा कहाँ जाते हैं। ठीक, और तुम्हारे ही दोस्त तुमको जो है धोखा देंगे। पता चला उनका भी दिल उन्हीं पर आ गया था जिनके तुम पर, जिस पर तुम्हारा आया है। मतलब मैटर मगर तुम्हारे साथ बन गया। ठीक है, अब वो दोस्त तुम्हारा दोस्त है, उसको तो कहीं मिलेगा मौका, वो तुरंत बताएगा तुम्हारे घर में। ठीक, अब पता चला तुम हाथ में हाथ डाले चले जा रहे थे और उसने बता दिया। ठीक, किसने, तुम्हारे दोस्त ने बता दिया घर में। अब भैया जैसे घर आए, ठीक, जैसे घर आए तुरंत क्या हुआ, पापा कहे आज कहाँ गए थे, तुम गए थे ना घर से, कोचिंग गए थे। पापा पूछ रहे हैं कहाँ गए थे। अब तुम पापा मैं जब तक मैं करो तब तक राग कंटाप मारी एकदम से, एक कंटा मारे बिल्कुल। तो क्या हुआ, बिल्कुल जबरदस्त तरीके धांस पड़ा पूरे गाल पर। ठीक, एक जैसे कंटाप पड़ा, मम्मी किचन में खाना बना रही थी, अरे क्या हुआ, एकदम से भागी माँ, दौड़ी आई। मदर्स डे था, मदर्स डे में तुमने जो है मदर्स को है चॉकलेट खिला दी थी। अब तुम भैया प्यारे बच्चे हो गए उनके हैं। तुरंत जैसे एक माने तो चटाक से, तो क्या हुआ,
तुरंत मम्मी की आवाज़, कानों में आवाज़ गई, मम्मी दौड़ते दौड़ती आई, तो जैसे दूसरा पढ़ने चला तो क्या हुआ, मम्मी ने हाथ लगा दिया, बिल्कुल मम्मी क्रिस बन के आ गई साए से, ठीक। और तुरंत क्या हुआ, तुरंत हाथ लगा दिया, तो पढ़ा तो लेकिन क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन, और थोड़ा सा बीच में रोड़ा आ गया है, रोड़ा आने की वजह से पढ़ा बिल्कुल आराम से, ठीक है, आराम से पढ़ा। तो आप बताओ पहला वाला तेज लगा कि दूसरा वाला लगा, ठीक, कि कौन सा लगा, डायरेक्ट वाला, जो डायरेक्ट बिना रुकावट के आ गया, समझ रहे हो। तो जो बिना रुकावट के जो आया वो डायरेक्ट करंट वो ज़्यादा खतरनाक था, ठीक। अब क्या हुआ, दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरे में थोड़ी रुकावट आ गई, रुकावट की वजह से मतलब क्या, ऑल्टरनेट हो गया, वो क्या है, कम खतरनाक था। समझ में आया, ठीक। तो दोस्ती करो लेकिन सबका सम्मान करते रहो, ठीक है, नहीं तो क्या है, ऐसे ही होगा, ठीक है। कोचिंग है, पढ़ लो बढ़िया, ठीक। चलो, तो समझ में आया ना, ऑल्टरनेट करंट कौन सा होता है और डायरेक्ट करंट कौन सा होता है, कौन सा खतरनाक होता है। हमारे घरों में जो होता है, होम में, ये हमेशा डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेट करंट दिया जाता है। हमारे घरों की जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, डिवाइसेस होती हैं वो ऑल्टरनेट करंट पर काम करती हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट करंट पर काम करती हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको मैं बताऊंगा कैसे, मैं एक तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है, तरीका बताने जा रहा हूं कि कौन सी डिवाइस डायरेक्ट करंट पर काम करेगी, कौन सी ऑल्टरनेट पर करेगी, ठीक है। हमारे घर में क्या है, ऑल्टरनेट करंट आ रहा है, ठीक है। पहली बात, ऑल्टरनेट करंट आ रहा है तो सारी डिवाइस आपके दिमाग में आ गया, सर करंट तो ऑल्टरनेट आ रहा है तो सर डायरेक्ट कैसे चल जाएगी, चलेगी भाई, आप ध्यान से सुनो। देखो, और जिस डिवाइस में पीसीबी लगी होती है, पीसीबी, अब ये कौन सी वाला है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एक चिप होती है, ठीक है, एक चिप होती है, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके वो लगा होता है, ठीक है, सर्किट बोर्ड की तरह होता है, मदरबोर्ड की तरह होता है, ठीक है। तो ये जो चिप अगर जिस भी अप्लायंस में लगी होगी वो सब डायरेक्ट से चलेंगी, और जिसमें चिप नहीं लगी है वो सब ऑल्टरनेटिव से चलेंगी, ठीक है। मैं चिप दिखा दे रहा हूं, ठीक है, मैं चिप दिखाता हूं अभी तुमको, ठीक है। चिप दिखाता हूं तो शायद आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मैं चिप दिखाता हूं तुमको, अगर मेरे को चिप मिल जाए तो। एक मिनट, मैं देख रहा हूं कि मिल जाए, हाँ मिल गई। इसको मैं कैसे करूं, इसको मैं रोटेट कर लूं, ये देखो, ये चिप है। देखो मैं दो चीज़ देख लो बहुत ध्यान से, ठीक है, बताने से बढ़िया है आप देख लो, ठीक, दिख रहा है। इसमें क्या है, एक पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये पीसीबी होता है, ठीक है, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये पीसीबी है, और ये एक है, ये रेक्टिफायर है। अब देखो दोनों का क्या काम होता है, मैंने आपको बताया है कि जिस बोर्ड में जिस भी अप्लायंस में, आपके घर में बल्ब भी है, आपके घर में पंखा भी है, आपके घर में फ्रिज भी है, आपके घर में लैपटॉप भी है, तो आप ऐसे याद रखना कि जिस बोर्ड में क्या हो, जिस भी अप्लायंस में ये पीसीबी लगी होगी वो सारे के सारे डायरेक्ट करंट से काम करेंगे, और जिसमें नहीं लगा होगा वो क्या है, ऑल्टरनेटिव करंट से काम करेंगे। जैसे एग्जांपल, मैं इसी वजह से मैं आपको तरीका बताया हूं पीसीबी वाला, ठीक है। ऐसे मैं आपको रटा दूं, एग्जांपल लिखा दूं तो आप भूल जाओगे, ठीक। अब पीसीबी, अब देखो, आप एग्जांपल लो, कोई भी एग्जांपल लो, जैसे बल्ब है, मान लो बल्ब है, बल्ब जो है, बल्ब में क्या पीसीबी लगी होती है, नहीं लगी होती, तो क्या होगा, ऑल्टरनेटिव करंट से काम करेगा, ठीक। जैसे आपका जो है, मान लो बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, फ्रिज में क्या पीसीबी लगी, नहीं लगी है, तो किस में करेगा, एसी में करेगा। जैसे आपका जो है मिक्सी है, मान लो मिक्सी घर में है, मिक्सी में पीसीबी लगी, नहीं लगी, तो किस पर करेगा, एसी पर काम करेगा। जैसे आपके यहाँ मान लो रेडियो है तो रेडियो में पीसीबी लगती है, नहीं लगती, तो कहाँ काम करेगा, उससे एसी से काम करेगा। जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप में पीसीबी लगती है, हाँ लगती है, लैपटॉप में मदरबोर्ड जैसा लगता नहीं है चिप, तो वो पीसीबी लगती है, तो वो पीसीबी लगेगी, इसका मतलब क्या है कि वो ऑल्टरनेट, उस पर डायरेक्ट करंट पर काम करेगा। लेकिन
आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब करंट तो जो है ऑल्टरनेटिव वाला आ रहा है, एसी आ रहा है, तो डीसी कैसे काम करेगा? तो डीसी पर काम करने के लिए ये जो रेक्टिफायर मैंने अभी दिखाया, इसमें रेक्टिफायर भी था, ये लगा होता है। ये कहाँ लगा होगा? जैसे आपका चार्जर क्या करेगा? ये क्या करेगा? एसी डीसी को एसी में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एसी में आराम से काम करेगा। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल इतना याद रखना, जिस भी गजेट में पीसीबी लगा है तो वो डायरेक्ट से काम करेंगे, और जिसमें नहीं लगा है वो सब क्या है? आपको ऑल्टरनेटिव करंट। समझ में आया? ठीक है, चलो, तो ये हो गया पीसीबी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट आपको मैंने बताया है कि ये दोनों जो है ये कैसे काम करते हैं, कौन ज़्यादा खतरनाक है, कौन ज़्यादा आसान है। ठीक है, कौन ज़्यादा आसान है। ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, अब देखो करंट हो गया है ना, अब करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होते होते अब मैंने जैसे आपको बताया है कि जो करंट है हमेशा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। लेकिन जब करंट फ्लो होता है, जैसे मान लो क्या 100% करंट फ्लो होता है? नहीं होता, 100% फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी जैसे मान लो ये तार है, ठीक है, ये तार है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो माने करंट फ्लो हो रहा है। हमेशा याद रखना कि होता क्या है कि कोई भी तार या कभी भी करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, माने प्रतिरोध होता है। रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध होता है। ठीक है, और इसी प्रतिरोध के आधार पर एक नियम है, वो है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज होगी उसमें क्या होगा? कोई भी चीज होगी उसमें हमेशा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस होना होता है और होना अच्छी बात भी है। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज हमेशा याद रख, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी चीज अधिक से ज्यादा अगर है तो वो खराब है। ठीक है, कोई भी अच्छी भी चीज, आप कहते हैं, कहा जाता है कि इंग्लिश में कहावत है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ठीक है, लेकिन क्या आप रोज एप्पल खाओ, क्या होगा? दांत आपके खराब होने लगेंगे। समझ में? तो इस वजह से क्या है, आपको जरूरत से ज्यादा अगर खाओगे, ठीक है, एन एप्पल अ डे, देखो क्या बोला है, एन एप्पल अ डे, एन एप्पल माने एक एप्पल खाओगे तो सही रहोगे। लेकिन आपने पढ़ा एन एप्पल अ डे, मार 4 खाए जा रहे हो, तो 4 जब रोज खाओगे तो आपके दांतों में इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? उसी प्रकार से रेजिस्टेंस होना जरूरी है। रेजिस्टेंस क्या है? एक रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से करंट जो है बिल्कुल एक फ्लो में जाता है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा करंट जा रहा है। ठीक है, रुकावट होना बहुत, भाई सिंपल सी बात है, आप समझिए, गाड़ी, आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो कार में जो ब्रेक है ना, वो ब्रेक इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, वो ब्रेक क्या है? तो ब्रेक होना गाड़ी में जरूरी है। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं होगा तो फ्री होगा। एक बार मेरे साथ कांड हो चुका है। एक बार मैं छोटा था, तो साइकिल चला रहे थे, ठीक है, पता नहीं मेरे कौन से, मतलब उस दिन, और दिन भी बहुत अच्छा था, करवा चौथ होता है, तो करवा चौथ के शायद एक दिन पहले की बात है या करवा चौथ वाले दिन की बात है, उसी दिन की बात, मेरे को कहीं जाना था, और पता नहीं मेरे, और सोचो मेन हाईवे की बात है, ठीक है, मेरे कौन सी दिमाग में उस दिन चढ़ा, साइकिल नो डाउट किनारे किनारे ले जाएंगे, सड़क में बीच में तो ले नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, मेरे क्या फितूर चढ़ा कि यार आज मैं मतलब जाऊंगा, भले मैं साइकिल धीरे चलाऊं, तेज ना चलाऊं, लेकिन आज करीब हमको 2-3 किलोमीटर जाना था, 2 किलोमीटर तक, तो मैंने कहा मैं आज ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, पता नहीं कौन सा फितूर चढ़ा, ठीक, और चलता भी गया, कम से कम 1.5 किलोमीटर में चला भी गया, और 1.5 किलोमीटर के बाद में क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, कोई जानवर आ गया, ठीक है, और क्या हुआ, फिर तो ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, और वो एकदम से जानवर इतनी तेज आया कि वो मतलब एकदम से ब्रेक लगा, गाड़ी स्केट, मतलब भाई हमारी जो साइकिल थी स्केट कर गई, मेरे चोट भी लग गई, ठीक है, पैर में ब्लड निकलने लगा, तो मतलब ये होता है, तो ब्रेक होना जरूरी है, लेकिन पता चला अब गाड़ी ब्रेक में चल रही है, गाड़ी में ब्रेक ही लग गए, पता चला काफी ब्रेक ज्यादा लग गए, तो गाड़ी क्या, आप पैडल मार रहे हो, आप एक्सीलेटर ले रहे हो, तो गाड़ी भागी नहीं रही उतनी तेज, ठीक, तो ब्रेक होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ब्रेक होना अच्छी बात नहीं होता, कैसे नहीं होता अभी अब देख लेते हैं, ठीक।
भाई रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक, मान लो हमने क्या है, हम लोग मान लो 100 एम्पेयर जो है करंट दिया, ठीक है 100 एम्पेयर करंट दिया। अब पता चला क्या एक जो है एक ओम ऐसे बोलता है, इसको ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है इसको एक उससे एक जो है रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। तो गया कुल कितना गया 99 ही 99% गया। क्लियर है, 99% गया। अब हुआ क्या कि मान लो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया गया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया गया, मान लो रेजिस्टेंस बढ़ा दिया 5 करा, तो 5 किया तो भाई 95% गया। ठीक, फिर भी सही। अब मान लो पता चला 15 कर दिया तो पता चला 85% जा रहा है। ठीक, करंट आप दे रहे हो 100% करंट, लेकिन क्या हो रहा है कि 85% पहुंच रहा है, तो वो ये नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो, ये एनर्जी लॉस हो रही है, इस वजह से रेजिस्टेंस थोड़ा सा वहां पर नुकसान करेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके आधार पर एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है फॉर्मूला बनता है और रेजिस्टेंस पर क्वेश्चन खूब बनते हैं, दबा के क्वेश्चन रेजिस्टेंस बनते हैं। क्या, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो करंट इज डायरेक्टली, ठीक है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि भाई करंट अगर बढ़ाओगे, ठीक है तो करंट नहीं वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, भाई टोटी खोलोगे तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। क्लियर है, ठीक, लेकिन अगर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है रेजिस्टेंस क्या होगा, ये घटेगा। समझ में, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसके आधार पर, रेजिस्टेंस के आधार पर हमारी जो लाइनें बिछाई जाती हैं या तार जो बिछाए जाते हैं हमारे घरों में या कहीं और जो बिछाए जाते हैं या अप्लायंसेस जो बनाए जाते हैं, ये 2 तरीके से के बनाए जाते हैं। नंबर 1 होता है, पहला होता है, एक होते हैं सीरीज में बनाए जाते हैं, ठीक है सीरीज में माने श्रेणी में बनाए जाते हैं। श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में ये ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये तार है, ठीक है खूब बड़ा तार है, ये तार यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर पता चला यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, फिर एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर ऐसे करके रेजिस्टेंस मान लो हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, मान लो ये पहला पॉइंट है इसका, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है और ये क्या हुआ, ये इसका पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस 1 है या रेजिस्टेंस 2, ये R1 है मान लो, ये R2 है, ठीक है रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2। मान लो ये कितना है, ये मान लो 4 ओम है, 4 ओम है, ठीक है और ये कितना है, मान लो 8 ओम है, 8 ओम है। क्लियर है, ये 8 ओम है। तो अब देखो क्या हुआ, अब हुआ क्या कि टोटल करंट जो है कितना रेजिस्टेंस लग गया। तो सीरीज में ये जोड़ने के लिए करते हैं Rn बराबर ठीक है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है प्लस R3 करके Rn तक जुड़ता है, समझ रहे हो। तो इस केस में अगर देखा जाए तो कितना हुआ, Rn कितना है 4 प्लस कितना हुआ 8 इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, तो 12 ओम जो है 12 ओम रेजिस्टेंस लग गया। ठीक, मान लो 100% दिया जा रहा था, ठीक है मान लो 100% दिया जा रहा था तो 12% हो गया रेजिस्टेंस लग गया, तो कितना बचा 80 तो बचा। क्लियर है ना। अच्छा, अब देखते दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, दूसरा पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है, पैरेलल कैसे होता है, पैरेलल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, पैरेलल अभी मैं इसका यूज भी बता रहा हूं। ठीक है, पैरेलल कुछ इस प्रकार, जैसे मान लो ये है एक, ये ऐसे करके ऐसे लगा दिया, ठीक मान लो ऐसे सीरीज में लगा दिया। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, मान लो यहां पर अब यही वाला मान लो लगाते हैं 4 ओम, ठीक है और यहां पर 8 ओम लगा लेते हैं। ठीक है, 8 ओम लगा लेते हैं। तो ये पैरेलल है, माने क्यों, क्योंकि ये 1 से 1 जुड़ा हुआ है, 2 से 2 जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो 2 से 2 जुड़ा हुआ है, 1 से 1, यहां पर क्या 2 से 1 जुड़ा हुआ। क्लियर है। तो होता क्या है कि इसमें जो है कैसे कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/Rn इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ऐसे करके 1/Rn, n माने नंबर ऑफ कितने भी लगा दो। क्लियर है। ठीक, तो अब इसका देखें कैसे कैलकुलेट, इसमें कितना आएगा, तो इसमें आएगा 1/R1, R1 कितना है 4,
ठीक है, प्लस 1/R2 माने 8, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, 8 हो गया, ठीक है, 2 प्लस, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 3/8। तो 3 बाय कहां पर, यहां कितना लग रहा था, यहां 12 ओम लग रहा था और यहां पर कितना लग रहा है, 3/8। आप देख लो कितना कम है, समझ रहे हो कितना कम लग रहा है, उसमें कितना ज्यादा लग रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एनर्जी एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट माने एनर्जी का लॉस भी बहुत कम होगा। दूसरी बात, ये सीरीज और पैरेलल क्यों बनाए जाते हैं, इसका एक और कारण है, इसका एक और कारण है। आप पहले देखे होगे कि जो झालर वालर जैसे बनाई जाती थी, ठीक है, तो झालर में बनाई जाती थी तो क्या होता था, पहले जो है ये सीरीज में ही सब लगाई जाती थी झालर। होता क्या था, एक पता चला एक तार, वो एक जो है बल्ब फ्यूज हो गया तो पता चला पूरी की पूरी क्या है, पूरी झालर खराब। दिवाली में झालर लगाते हो ना, तो झालर क्या हो गई, लड़ी क्या हो गई, पूरी पूरी खराब हो गई, ठीक, एक अगर खराब हुई तो। और दूसरी बात क्या है कि एनर्जी भी ज़्यादा ले रही है, भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है तो एनर्जी, आप उसको मान लो 100 एनर्जी चाहिए और आपने 100 एनर्जी दी तो पता चला 12 तो वहीं पर खा गई, ठीक है, तो आपको 112 देनी पड़ेगी, समझ रहे हो, 112 देनी पड़ेगी। यहां पर क्या है, यहां पर पहली बात तो क्या है कि आपके एनर्जी लॉस कम है, एनर्जी लॉस कम है, तो मानो आपने 100 दे दी तो 100 में पूरी चल जाएगी, क्योंकि ये तो निग्लिजिबल है यार, इसको तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, 100 एनर्जी में ही आपका पूरा ये जल जाएगी। दूसरी बात, अगर एक बल्ब खराब हुआ तो आप वही बल्ब, वो बल्ब नहीं जलेगा, बाकी जलते रहेंगे, समझ में आया, ठीक। तो ये चीज इसका फायदा होता है, यहाँ रेजिस्टेंस घट जाता है और वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आज की डेट में हमारे जो गैजेट्स बनाए जा रहे हैं वो पैरेलल में ही बनाए जा रहे हैं, समझ में आया, वो पैरेलल में ही बनाए जा रहे हैं। क्लियर है, पक्का। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ने पढ़ लिया कि जो है सीरीज और पैरेलल के बारे में, ठीक है। हमने बताया कि आज के हमारे जो गैजेट्स हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं, पैरेलल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये 2 बातें पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो ओम्स है, ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, यहां से क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस जो है या प्रतिरोध जो है, इसको किस में मेजर करते हैं, अभी मैंने बताया है, पहली बात तो ओम में मेजर करते हैं और इसको मेगर में भी मेजर करते हैं, ठीक है, मेगर, ठीक है, मेगर में भी मेजर करते हैं। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, कंसेप्ट है एक प्रकार का कि ये जो है ये किस पर डिपेंड करता है, माने ये 3 चीज में डिपेंड करता है, 3 चीज में डिपेंड करता है। कौन कौन सा 3 चीज में, मतलब क्वेश्चन आते हैं, एक टेम्परेचर होता है, ठीक है, एक टेम्परेचर पर ये वो वैल्यू होगी, और एक होगा इसका लेंथ पर, लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर लेंथ बढ़ा दी गई घटा दी गई क्या होगा, और एक होता है क्या एरिया, एरिया, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, देखो जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर में याद रखना हमेशा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमेशा बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। टेम्परेचर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, ठीक है, हमेशा घट जाएगा। और यही कारण है, एक इसी में कंसेप्ट बनता है सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या होता है सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी वो दशा होती है कि कंडक्टर सुना होगा आप लोग ने, कंडक्टर सुना होगा, कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वक्टर हम ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी ये थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। कंडक्टर वो होते हैं जो विद्युत धारा को जो है फ्लो कराने में मदद करते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें विद्युत धारा फ्लो कर सकती है उसको हम लोग क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकती है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें नहीं कर सकती उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी माने क्या होता है, अभी मैंने बताया कभी भी तार में अगर करंट जा रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है। सुपर कंडक्टिविटी वो कंडीशन होती है कि उसका ताप इतना गिराया जाए
-250 डिग्री लगभग -250 डिग्री तक बढ़ा दिया जाए कि उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, उस अवस्था को कहते हैं हम लोग सुपर कंडक्टिविटी। माने वहां पर क्या होगा, करंट पूरा 100% फ्लो करता है। लेकिन ये चीज क्या है, ये काल्पनिक है क्योंकि इतना सुपर कंडक्टिविटी बनाया नहीं जाता। क्योंकि जितना तो आप मान लो -250 डिग्री टेम्परेचर लेने के लिए जितनी एनर्जी ऊर्जा वेस्ट कर दोगे भाई, एनर्जी बचाने के लिए आप क्यों कर रहे हो, आप कर इसी वजह से रहे हो ना कि भाई मैंने क्या किया, मैंने जैसे मान लो मैंने 100 एनर्जी दिया, अब पता चला उसमें 12 रेजिस्टेंस लग गया, बची 88। तो आप ये 12 को बचाने के लिए तो आप जो है सुपर कंडक्टिविटी कर रहे हो कि 12 वेस्ट ना हो। ठीक, आप रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या कर दो, जीरो कर दो, बिल्कुल जीरो कर दो तो ये 100% जाएगी एनर्जी। तो लेकिन ये 12 को कम करने के लिए क्या है, इसका ताप कम करना पड़ेगा। अब ताप कम करने के लिए आप इतनी ऊर्जा लगा दे रहे हो, तो फिर मतलब क्या रहा, आपने ऊर्जा वहां पर वेस्ट कर दिया। तो इस वजह से सुपर कंडक्टिविटी जो है नहीं पॉसिबल होती है, नहीं की जाती है। क्लियर है? लेकिन हाँ, अगर कंसेप्ट आ जाए तो आप कंसेप्ट समझ सकते हो सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक, पहली बात टेम्परेचर। दूसरा आता है लेंथ। लेंथ में देखो दो चीजें हैं। ठीक है, लेंथ में जो है दो चीजें हैं। क्या है? पहली बात लेंथ ऐसे समझो, यहां समझ लो। ठीक है, लेंथ में यहां समझ लो। ठीक, लेंथ में ये होता है कि जैसे मान लो तार है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये तार है, ठीक है, ये तार है, ये 5 मीटर का तार है, ठीक है, 5 मीटर का तार है, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ कोई तार है, उसकी लेंथ बढ़ा दी गई, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा। ठीक, बताओ कितना बढ़ जाएगा, इतना क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर मान लो अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, इस वजह से मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं। क्वेश्चन देखो, इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमने n टाइम्स बढ़ा दिया इसका, ठीक है, तो याद रखना जो लेंथ अगर n टाइम्स बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा। n टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, n टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन अब देखो n टाइम्स बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, अगर यही चीज क्या है, इसको स्ट्रेच करके खींच के बढ़ाया गया, अगर बढ़ाया गया तो क्या होता है n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स, अगर n टाइम्स इसको स्ट्रेच करके बढ़ाया गया, स्ट्रेच किया गया है, ठीक है, स्ट्रेच किया गया है, तो क्या होता है, यहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, ये n स्क्वायर टाइम्स जो है, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो अब होता क्या है, जैसे पहला वाला केस देखें, जैसे मान लो तार है 5 मीटर का था, तो आपने क्या किया, एक दूसरा तार लाए 10 मीटर का और इसमें जोड़ दिए। ठीक, तो मैंने क्या किया, 10 मीटर का आया, ठीक है, तो 10 मीटर आपने जोड़ दिया, तो 10 मीटर में जो है 2 टाइम्स, मान लो क्या हुआ, इसका 2 टाइम्स जो है आपने जोड़ा। ठीक, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। मान लो इसमें क्या, इसमें रेजिस्टेंस लग रहा था 4 ओम का लग रहा था, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 ओम और लग जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, लेकिन इस वाले केस में अगर तुमने तार को जो है खींच के बढ़ाया है, तो क्या होगा, यहां पर n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, एक समझ में आ जाएगा। मान लो ये 5 मीटर था, अब क्या हुआ, इसको तुमने खींचा और खींच के जो है इसको बना दिया, कितना बना दिया, मान लो 5 था तो 15 बना दिया, टोटल 15, मानो 2 गुना बढ़ाया। ठीक है, 2 गुना बढ़ाया, 2n बढ़ाया, तो क्या होगा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माने 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 4n बढ़ जाएगा, तो 4n बढ़ जाएगा। पहले कितना था, मान लो 4 था, तो अब क्या हो जाएगा, अब 4 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? पक्का? तो ये जो है हम लोग का रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, अभी आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास जो है उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना, आगे चल के हम लोग ये चैप्टर जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे लिंक करेंगे। ठीक है, इसी वजह से और अच्छे से क्लास करके 2 बार करके
तब आगे नेक्स्ट क्लास करना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच।